बिट्स एंड बाइट्स करके आता है, आपने सुना होगा बिट्स एंड बाइट्स, मतलब अलग अलग टाइप के बिट्स एंड बाइट्स का मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ हाँ सुना है। है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर ऐसा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस उनको लगाइए, वो बन रहे हैं तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। जो आप बात कर रहे हो कॉन्फिडेंस, अगर क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और कॉन्फिडेंस जनरेट कब होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको भाई किसी किसी में थ्योरेटिकल होता है, वो थ्योरी ही आनी है, जैसे बायोलॉजी है, बहुत सारे एग्जाम में बायोलॉजी आती है, अब आपको याद ही करना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है, तो याद कैसे करें भाई? अगर ओरली याद नहीं हो रहा है तो अपने सेंसेस को यूज में लाओ। 5 सेंसेस दिए भगवान ने, जनरली बच्चे करते हैं, ठीक। अब इसमें कितने सेंसेस यूज हो रहे हैं? एक, सिर्फ एक, आईज। दूसरे जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं वो करते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो वहां से 3 सेंसेस में आते हैं, आईज, माउथ एंड ईयर्स। और जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, याद हो ही नहीं रहा, वो क्या करेगा, चौथे सेंस को भी यूज में लाएगा, वो राइटिंग भी लाएगा। वो उसको ऐसे मान लीजिए एक लाइन पढ़ी, उसको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेगा, बोलेगा 2-3 बार, फिर एक बार लिख के देखिए, फिर नहीं भूलोगे आप। मैं भूल जाता था, मेरा जीएस हमेशा खराब रहा है, मैं टेक्निकली साउंड रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं बट याद नहीं होता था, तो मैं क्या करता था, अब याद करना है, एग्जाम निकालना है, जीएस भी इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर बहुत से होते हैं, करंट अफेयर के लिए किताबें लगा के रख लेंगे, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो भाई ऑनलाइन लेक्चर ले लो, यूट्यूब वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे सब अपने 3 घंटे का लेक्चर है, हफ्ते भर में पढ़ लो, बार बार पढ़ो, तो उससे क्या होगा, करंट अफेयर। और हाँ, जीएस के लिए जैसे मान लो जो 1 डे एग्जाम होते हैं, हाँ, उसमें जीएस में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है आज के ज़माने में, आज के समय में करंट। चाहे आप सीजीएल ले लो, चाहे आप सीएचएसएल ले लो, आरआरबी का कोई एग्जाम ले लो, या हाँ, जो भी एग्जाम है इसमें 1 डे एग्जाम जिसमें जीएस आ रहा है, उसमें सिलेबस तो बहुत वास्ट होगा। तो तकरीबन आप ही मानिएगा 60 से 70% करंट अफेयर पूछा जाएगा, या करंट अफेयर रिलेटेड हिस्ट्री पूछी जाएगी। जैसे मान लो हिस्ट्री पूछा तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा किससे, करंट अफेयर्स। हाँ। क्लियर है? चलिए, और कुछ पूछना है तो बताइए। टेस्ट कैसे, मतलब पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद देना चाहिए या फिर यूनिट वाइज? Subject wise। नहीं, जैसे सब्जेक्ट हिस्ट्री को लेते हैं तो हिस्ट्री एक साथ ही पूरा पढ़ के देना चाहिए या फिर टुकड़ों में, जैसे अगर मौर्यकाल पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री, जी, आपने हिस्ट्री पढ़ा हाँ, और मेडिवल पढ़ा, जैसे मेडिवल से तो खैर आजकल आता नहीं है ज़्यादा मंदिर, एंशिएंट से आता है या मॉडर्न से आता है, तो एंशिएंट पढ़ा आपने, तो उसके आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस तो होंगे ना, बुकलेट होंगी जिसमें आपके पास उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? मयंक चौबे। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो सर एसएससी की चल रही है, बाद में दूसरी करनी है। अभी तो एसएससी की चल रही है। एसएससी में भी बहुत सारे होता है यार, एसएससी सीजीएल चल रहा है। सीजीएल चल रहा है भाई, सीजीएल कर रहे हो, इंग्लिश में बहुत अच्छे फोकस करना, क्योंकि मैथ सबको आता है, समझ रहे हो? मैथ सबको आता है, खासकर जो बीटेक करे हुए है ना, वो मैथ्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जो बीटेक नहीं कर रहा उसको मैथ्स नहीं आता, बट क्या होता है बीटेक में मैथ्स का मॉडिफिकेशन ज़्यादा है और यूज में भी ज़्यादा आता है, ठीक है? तो इंग्लिश ही जिताएगा, मैथ्स तो आपको मार्किंग सबके बराबर रखेगा और इंग्लिश आपको आगे लेके जाएगा सीजीएल के लिए खासकर वो। हाँ, तो मैं कहाँ था? टेस्ट पे। तो जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है ना, वो अगर आपने कर लिए तो क्या होगा, आप उन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको आपका जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें जो कमियां हैं वो भी मिलेंगी। हाँ। कि भाई ये टॉपिक छूट गया, या ये टॉपिक में अपन कमजोर है, वीक है, तो क्या करेंगे, उस टॉपिक को वापस पढ़ेंगे। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक एग्जाम दिया था तो मैं एक सब्जेक्ट छोड़ के चला गया, लास्ट जो एग्जाम दिया था, तो हुआ यूँ था कि उस सब्जेक्ट से 8 क्वेश्चन थे। क्या हुआ फिर, वो 8 छोड़ना पड़े, मुझे छोड़ना पड़ा तो बड़ा रिग्रेट फील हुआ, क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत, मतलब ऐसा नहीं था रॉकेट साइंस था, साइंटिफिकल पम्प, हाइड्रोलिक पम्प था। फिर मैंने क्या किया कि भाई आया, सबसे पहले मैंने वही सब्जेक्ट कंप्लीट किया अपना। भाई जैसे गेट का मैं क्लास लेता था, तो ऐसा नहीं है कि मैं गेट की क्लास लेता हूँ तो मेरे को सारे सब्जेक्ट आते हैं, भाई
मैं जैसे मशीन डिज़ाइन है, मैं एमटेक इन मशीन डिज़ाइन, तो मेरा सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, या मैकेनिक्स है, या हीट ट्रांसफर, ये पार्ट्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग थे जो क्लासेस में लेते थे, बाकी सब्जेक्ट नहीं। तो उस वजह से क्या होता है, टीचर जो होता है ना, वो टीचर ही क्यों रह जाता है, क्योंकि उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते। कुछ सब्जेक्ट में महारत होती है जो वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? तो क्या करना है, आपको सिलेबस पढ़ा, सिलेबस पहले तो सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जिस भी एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, पैटर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर देखो भाई। सिलेबस तो बहुत होता है, पर पूछ क्या रहा है। हाँ 5 साल का एनालिसिस करोगे ना, या 10 साल का एनालिसिस करोगे, पिछले 10 एग्जाम का, पिछले 5 एग्जाम का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या है, पूछ क्या रहा है। बट शर्त यही है कि जो कंडक्टिंग बॉडी है वही होनी चाहिए। जैसे टीसीएस करा रहा है, तो टीसीएस किस प्रकार पूछ रहा है, आरआरबी से मतलब ही नहीं है, या एसएससी सीजीएल से मतलब ही नहीं है। अगर एसएससी सीजीएल में टीसीएस करा रहा है, तो टीसीएस का पैटर्न देखो कि टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है पिछले 5 साल में, क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं, आप अलग क्या कर रहे हैं, हाँ वो इम्पोर्टेंट। जो ऐसे यूपीएससी है, उसको मेहनत चाहिए। एक बंदा था जिसका एग्जाम्पल अखंड ने बताया था, उसने ये मानिए कि बहुत सारे एग्जाम दिए, किसी में क्वालिफाई नहीं हुआ, यूपीएससी दिया पर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। हाँ अभी रिसेंट पिछले साल ही हुआ था ये। एक इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें एक बंदा था, उसमें पटवारी का एग्जाम दिया, फेल हो गया, बहुत रोया, बहुत मेहनत करते हैं, होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता, बहुत रोया। फिर उसने पीएससी का दिया, पीएससी निकल गया, नायब तहसीलदार हो गया। अब आप सोचिए वो किसके लिए रो रहा था, पटवारी के लिए। पटवारी के लिए, और फिर क्या बन गया वो, नायब तहसीलदार। अच्छा एक बात बताते हैं, जो मतलब अपना ऑरा होता है, कहते हैं ना भगवान, जो भगवान में विश्वास करते हैं, जिस पे अल्लाह है, जो भी विश्वास करते हैं, आप मेहनत करते हो ना, तो फर्स्ट सबसे पहले वो आपको एक छोटी सी चीज़ देंगे। लाइक आपने अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप कोई वनडे एग्जाम निकल गया, 40-50 हज़ार 60,000 रुपये सैलरी है, आदि आप उसमें संतुष्ट हो गए, तो भगवान वहीं छोड़ देंगे आप। उसके बावजूद भी आप कह रहे नहीं यार, जो करना था ना, अपना जो एम है फाइनल, वहाँ जाना है, तो फिर आपको और तोड़ेंगे भगवान, और परेशान करेंगे, और मुश्किलें लाएंगे। लाइक अपना एग्जाम्पल देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं अखंड से कैसे मुलाकात है, मैं रात को आता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, रात को आराम से बैठते हैं। अब जब मुझे टाइम मिल जाए, मैं 9 बजे आऊँ, 9:30 बजे, कभी 10 बजे आता हूँ, बैठा रहता हूँ 11-12 बजे तक, 1 बजे तक, जहाँ तक समय मिल जाए, जहाँ तक खिंच जाए बॉडी कैसे सके। तो आपको तोड़ेंगे भगवान, क्या करेंगे कि भाई और परेशान करो। तोड़ेंगे कैसे भाई, अब आप एक जॉब में हो भाई, प्रैक्टिकली अगर सोच, जॉब में हो आप 8 घंटे जॉब करके आए, बॉडी आधी से ज़्यादा आपकी खत्म हो चुकी है दिन भर में, एनर्जी नहीं है आपकी। घर जाओगे, शादी हो चुकी हो, मान लो शादी हो गई, तो बच्चे भी होंगे, वो कान खाएंगे, पापा आइसक्रीम दिला ला, घरवाली होगी या घरवाला होगा, वो कहेंगे भाई पैसे दे दो, या आटा खत्म हो गया, बहुत सारी परेशानी होती है घर। उसके बावजूद भी यदि आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, पेन तो लगेगा ना भाई, पेन तो होगा ना। फिर उसके बाद जो आपको अचीवमेंट मिलेगी ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी अचीवमेंट मिलेगी। बट ये कि डिसिप्लिन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बोलते हैं ना, बट आज के ज़माने में फास्ट एंड स्टडी चाहिए। हाँ क्योंकि स्लो तो आप चल नहीं सकते। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, यंगेस्ट कंट्री है। एक छोटा सा ग्रुप डी का एग्जाम होता है, उसमें 60-70 लाख फॉर्म भर जाते हैं। इट मीन्स क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत खतरनाक है। और ये मत सोचो कि ये एग्जाम नहीं मैं अगले साल निकाल रहा हूँ, अगले साल आप ये सोचिए कि और नए आ रहे हैं कबूतर और जुड़े जाएंगे दाना लूटने के लिए। तो जो है यही है, यही सोच के काम करेंगे ना। जैसे मान लो आपका एक अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट है, अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार 5वें अटेम्प्ट तक है अपने पास, तो अभी नहीं निकलेगा। यही मान के चलो ये लास्ट अटेम्प्ट है अपना, क्योंकि जो आप अपनी दम लगाना की कोशिश करोगे, लास्ट अटेम्प्ट मान के चलोगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अगले साल और नए बंदे आ जाएंगे, और जो इस साल फेल हुए हैं वो तो तैयार हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरी भांजी, उसने दिया आपका जो आईआईटी के लिए एग्जाम जो होता है वो दिया, देगी। उसका क्या हुआ, बहुत समझा आपने बेटा, बहुत अच्छा IIIT है, बहुत अच्छे पैकेज, मतलब उसका एवरेज पैकेज 18 लाख था उस कॉलेज का, बहुत अच्छे पैकेज मिलेंगे। नहीं मामू, फिर को तो IIT में जाना। फिर क्या हुआ,
पहली बार अटेम्प्ट दिया। अब होता है क्या है ना, पहले साल में जब 12th के साथ दे रही थी उस समय उसमें प्रेशर बहुत है। प्रेशर जब होता है ना तो आदमी और अच्छा काम करता है। कभी आप देखना 3 दिन एग्जाम के रह गए हो तो आपकी जो पढ़ाई करने की इंटेंसिटी है ना वो एकदम पीक पे होती है। आप 8 घंटे ही पढ़ने के बाद सोचते हैं यार टाइम कम मिल रहा है, और 1 महीना हो ना तो 4 घंटे पढ़ने के बाद बहुत हो गई आज पढ़ाई, तो ऐसा फील होता है कभी कभी। होता है। जब आपके पास समय ज्यादा होता है ना तो आपकी इंटेंसिटी काम कम। करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि फिर आप रिलैक्सेशन ढूंढने लगते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में आने लगते हो। तो कंफर्ट जोन से निकलने का तरीका क्या, ये अटेम्प्ट लास्ट है, सोच के बैठो कि ये अटेम्प्ट नहीं हुआ छोड़ दूंगा मैं, छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका क्या हुआ, उसने सेकंड अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट में 89% आए, सीधे 10% लड़ गए। मैंने उसको समझाया, अरे जो इस साल नहीं हुआ वो भी अगले साल बैठे, आप IIT ज्वाइन करते, आप वहाँ फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, आप वहाँ तैयारी करते, IIT निकल जाता, छोड़ देते IIT। पैसे हम दे रहे हैं ना, नहीं मानी, आज रिग्रेट कर रहे हैं। अभी भी खैर गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन वो मज़ा वाली बात है, IIT का जो आनंद है वो आनंद वहाँ नहीं मिलता। तो क्यों, कभी कभी कुछ अपने डिसीजंस भी खराब हो जाते हैं। या तो उसको मेहनत और अच्छी करनी चाहिए थी, फिर वो क्या कंफर्ट जोन में चले गए कि मानो यार 5 घंटे पढ़ के मैं 99% ले आई, अब तो मेरे पे 24 घंटे। अब वो क्या करती थी, पढ़ती अभी भी 5 घंटे ही थी, पर कंफर्ट में है, उठे आराम से, खाया पिया, मैगी बना रहे, वजन बढ़ा लिया 10 किलो, कोई मतलब नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्ट जोन से निकलो, पेन लेना स्टार्ट करो अगर आप कुछ बेटर करना चाह रहे हो। और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई सी भी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन करो बेटर है। ऑफलाइन ऐसी जगह इंस्टीट्यूट देखो जहाँ ऑफलाइन उस पे हो रहा हो, क्या कहते हैं आपके पीसीज पे हो रहा हो, तो एक रियल टाइम इन्वायरमेंट मिलता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे आपको मॉनिटर्स मिल जाएंगे, जहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं ऑफलाइन, और ऑफलाइन मतलब पेपर पे नहीं, वहाँ मॉनिटर्स पे, तो रियल टाइम इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। उसी मोड में देना चाहिए ना टेस्ट पेपर। या फिर आप यहाँ लाइब्रेरी बहुत बढ़िया एक प्लेस है, यहाँ आप भाई आपने अपना वो लगाया मोबाइल और फिर एग्जाम दो, वो भी बढ़िया रहता है। तो जैसा अगर नहीं हो पॉसिबल दोबारा मांग लिया जैसी जगह पे, इंदौर में तो क्या है इंस्टीट्यूट्स। तो जैसे ये टेस्ट पेपर जिस मोड में होता है उसी में देना चाहिए, क्योंकि जैसे अमन है या और बाकी सब लोग हैं, ये लोग जैसे ऑफलाइन में हार्ड कॉपी में आता है टेस्ट पेपर, या UPSC हो या MPPSC हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो सारे फॉर्म पेपर फॉर्म में आते हैं। बट ये हम लोग जो ऑनलाइन दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो क्या वो बेटर डिसीजन है? ऑनलाइन देना बेटर, क्योंकि आपको रियल टाइम मोमेंट मिलता है। आपको जो समस्याएं रियल टाइम एग्जाम में जो एग्जाम में आ सकती हैं वो आपको वहाँ फील करोगे। एक स्क्रीन टाइम होता है। नहीं, जैसे मैं यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जैसे देते तो ये लोग टाइम से ही हैं, जैसे अमन है तो 2 घंटे बैठ के देता है, तो देखता है वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक ऑफलाइन पेपर पे एग्जाम देने में आपकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, और स्क्रीन में क्या होता है कि कंटिन्यूसली अपने आंखों पे रोशनी पड़ती है जी, उससे अपनी जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस होगा तो आपको फाइनल एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। और आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने पेपर लिया, पेपर पे सॉल्व करने वाली आपकी अगर हैबिट है, आपको वही एक्सपीरियंस, तो फाइनल एग्जाम में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको आदत होगी कि एक साथ 2-3 क्वेश्चन देखें। भैया आप पेपर देखते तो ये थोड़ा ना पहली लाइन ही दिख रही है, आपको 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, आपने एक लगाया नहीं समझ में आया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, वहाँ तो आपको माउस से क्लिक करना है, और वो 1 से 1.5 सेकंड लेता है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाने के लिए। हाँ, 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर वन डे एग्जाम की बात करते हैं, वहाँ 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई कि आप रियल टाइम एनवायरनमेंट, रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें। तो वही चीज़, जैसे हम लोग के सारे एग्जाम्स आई थिंक SSC को छोड़ दिए जाएँ तो सब ऑफलाइन ही होते हैं, ऑफलाइन होते तो फिर आप तो फिर पेपर पे ही सॉल्व करने चाहिए। मतलब ये जो स्क्रीनिंग पे देते हैं कई बार एप्लीकेशन से इतने सारे कराते हैं, तो ये तो फिर वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जैसे PSC की बात करते हैं, PSC में ऑफलाइन होती है, हाँ, तो आपको फिर पेपर पे पेपर ही देना होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए आप जहाँ पे भी ऑफलाइन कराते हैं वहाँ वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, या ऑनलाइन लो तो फिर उसको क्या करो, PDF में प्रिंट निकालो। और OMR भरने में भी बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं खुद ही एक अटेम्प्ट के लिए तो
बहुत सारे पता है क्या करते हैं, एक मेरा एक मित्र था, उसने क्या करा था, तकरीबन 80% क्वेश्चन उसने सॉल्व करे थे। हाँ सेकंड क्वेश्चन की जगह थर्ड Third में क्वेश्चन में ओएमआर भरना चालू। स्टार्ट किया, उसके सारे क्वेश्चन गलत थे। मैंने खुद किया है, मैंने एक अटेम्प्ट अपना खराब किया है इसमें। क्या किया उसने, जैसे उसने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब होता क्या है, ओएमआर भरने के लिए हम कम से कम समय रखते हैं अपने पास, जल्दबाजी में स्टार्ट की। अब पहला लगाया, दूसरा लगाया, फिर तीसरा उसको छोड़ना था, चौथा लगाना था, तीसरा भी लगाया। अब वो सीरीज तो उसकी क्या कहते हैं, बिगड़ गई ना, और उसके दिमाग में चल रहा है कि चौथे क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं, जल्दबाजी, टाइम बचा नहीं। ओएमआर भरना इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो नहीं भरोगे तो आपको मार्किंग कैसे मिलेगी। सारे क्वेश्चन गलत लगा, मतलब सारे 80 क्वेश्चन उसके सही थे, बट उसके कुछ ही जो मैच कर पाए होंगे वही सही हुए, फेल हो गए फाइनली। तो क्या आता था, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मैंने भी एक अटेम्प्ट अपना खराब किया था। इसी कारण। हाँ। ओएमआर की प्रैक्टिस करो, ओएमआर ऑनलाइन निकाल, प्रिंट हाँ। निकाल के रखो, प्रैक्टिस करो कि ब्लैक पेपर होता हाँ। है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका सेंटर पार्ट। ओएमआर स्कैन कैसे होता है, सेंटर से। सेंटर से, उसका सेंटर पार्ट भरा होगा, और बहुत से लोग क्या करते हैं पूरा भरने में लगे रहते हैं, मतलब उसको सजाने में लगे, सजाना नहीं, वहाँ कोई चेक थोड़ा कर रहा है कि ओएमआर नहीं भरी है कि नहीं, सेंटर पार्ट भरो। कि जब ओएमआर स्कैन होता है उसका जो सेंटर पार्ट है वो देखते हैं कि सेंटर जो सर्कल का हाँ। सेंटर होता है वहाँ पे आपने फिल किया है कि नहीं, हाँ। वही स्कैन होता है और कुछ स्कैन नहीं होता। ठीक, और बताइए और कोई क्वेश्चन। टेस्ट कभी टाइम से नहीं होता, मतलब जैसे 3 घंटे का टाइम मिलता है हमको नीट में, तो इनके कम से कम मेरे को 4-5 घंटे लग जाते उस टेस्ट को, कभी भी टाइम मिस होगा ही नहीं टेस्ट मेरा, और टेस्ट हो जाता है तो फिर एनालिसिस नहीं हो पाता है। चलो एनालिसिस कैसे करूँ? आगे देखिए, 3 की जगह 5 घंटे लग रहे हैं मान लो, तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं आपके? 180 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना समय है? 3 घंटे 1 मिनट है, समझ रहे हैं? अब आप ये देखिए कि किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय लग रहा है, किस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है। तो हो सकता है बायोलॉजी के आप तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता होगा, लगता है ना? पर अब तो ऐसा हो गया मतलब कि बायोलॉजी में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उनको पढ़ने में 1 मिनट लग जाता है, पढ़ने और उनको समझने में। देखिए सबसे पहले तो है ना, अपना है ना रीडिंग स्किल्स सुधार। एक स्टूडेंट या एक ह्यूमन बीइंग में LSRW होना चाहिए। अब L क्या है? लिसनिंग स्किल्स, LS रीडिंग स्किल्स, R रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स। चारों सेंसेस। जनरली क्या होता है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं राइटिंग स्किल्स। हमारे माँ बाप, लिखो, आप तो नई जनरेशन हो, हमारी जो जनरेशन थी, हमारे पिताजी तो डंडा लेके बैठते थे सामने, लिख, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उनको नहीं सिखाया किसी ने LSRW। एक स्टूडेंट में, एक ह्यूमन बीइंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिसनिंग स्किल्स। अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हो ना तो आप कोई बीट नहीं कर पाए। क्यों? आप ग्रुप में बैठे हैं, अब कोई कुछ बोल रहा है, आप बोल नहीं रहे तो आप ऑब्जर्व तो कर रहे हो, क्योंकि आप लिसन कर रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, और जब फाइनली जब आप बोलोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा सोचने का कि उसका आंसर क्या करो। बहुत से होते हैं, आपने कुछ बोला तुरंत आंसर, रैपिड फायर राउंड में हर समय रैपिड फायर मोड में रहते हैं। लिसनिंग स्किल्स सुधारो। रीडिंग जो होती है ना, रीडिंग की भी एक स्किल्स होती है। बहुत से होते हैं लाइन पढ़ते हैं, बहुत से होते हैं पैराग्राफ पढ़ते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप क्या पढ़ते होंगे, जैसे दिस इज द वे टू गो देयर, इस तरीके से पढ़ रहे हो आप ऐसे पढ़ रहे हो। जो अच्छे हैवी रीडर होते हैं ना, वो ऐसे पढ़ते हैं। नहीं आया समझ में? मतलब उनके लिए एक लाइन वो एक बार में पढ़ लेते हैं। स्किल्स डेवलप करते हैं वो। आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी कब? जब आप थोड़ा रीडिंग पे टाइम देंगे। जैसे आपने बोला कि एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, उसको पढ़ने में मेरे को 1 मिनट लग जाएगा, तो मैं आंसर कब करूँगा? क्योंकि फिर इंटेलेक्चुअल माइंड भी जाएगा, सोचोगे भी उसके बारे में, गैस भी करोगे, नहीं आएगा तो स्मार्ट गैस करने की कोशिश करोगे, तो 3 मिनट तो आप वहीं चले जाएगा आपका। भाई 1 मिनट आपने पढ़ने में लगा दिया, 2 मिनट एनालिसिस करने में, ये करना है कि नहीं करना है। तीसरे में अगर मान लो आपको लगा कि स्मार्ट गैस कर सकता हूँ, तो अब 1 मिनट से ज़्यादा आपके पास है नहीं और अटेम्प्ट देना ही है। तो पहले आप अपनी रीडिंग स्किल सुधारो उस केस में। जैसे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो आपको मेन आपका इशू क्या है? रीडिंग स्किल्स कैसे सुधरेगी? तो रीडिंग स्किल, जैसे कि मैं टेस्ट को जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे क्या मतलब मैं पढ़ता हूँ ना उसको थोड़ा स्पीड में लाउडली,
तो मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता। हाँ मतलब धीरे धीरे मतलब मन के मन में अगर पढ़ लिया उसको तो समझ में नहीं आएगा, मेरे को थोड़ा बोल के पढ़ना पड़ेगा, मेरे कानों में सुनानी चाहिए क्वेश्चन की आवाज़, तब मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम हाँ, में तो नहीं कर पाओगे ऐसा। तो वही तो ऐसा है। एग्जाम में बगल वाला फिर आपको जो एग्जामिनर है वो बाहर कर टीचर है देगा, तो वो बाहर कर देंगे ना। कैमरे लगे रहते हैं। इस बार दिया था वो ऐसा, एक बार लाउडली बोल दिया तो उन्होंने बोल दिया कि धीरे बोलो, जैसे शोर तो होता है वहाँ पे पंखे वगैरह, फिर भी अपनी आवाज़ आती है। तो उसके लिए वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपकी रीडिंग स्किल्स सुधार। रीडिंग स्किल्स कैसे सुधरेगी? बुक्स पढ़ो, या बुक्स आप समय नहीं बुक्स पढ़ने का, तो जो आपकी जो बायोलॉजी की बुक्स हैं, जो बॉटनी की, जूलॉजी की जो बुक्स हैं, टॉपिक्स की बुक्स हैं, उनको आप ऐसे पढ़ने की जगह ऐसे पढ़ने की कोशिश करो, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करो। टाइम लगेगा, पहले एक वर्ड पढ़ो, अभी एक वर्ड पढ़ते हो आप, एक बार में एक वर्ड पढ़ते हो, फिर आगे जाते जाते हो, ऐसे होता है ना, जैसे कंप्यूटर पढ़ता है किसी चीज़ को स्कैन करता है, आप ऐसे स्कैन कर रहे हो, दिस इज द वे टू गो देयर, सिंपल। तो आप दिस इज द वे को एक बार में पढ़ने की कोशिश करो, 3 वर्ड पढ़ोगे, 2 वर्ड एक बार में पढ़ना है मुझे, 3 वर्ड एक बार में पढ़ना है। तो जब ऐसा होगा तो एक टाइम आएगा जबकि आप एक पूरा स्टेटमेंट एक बार में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप स्टेटमेंट एक बार में पढ़ने लगेंगे तो आप ऐसे रीडिंग की जगह ऐसे जाना स्टार्ट करेंगे। बहुत से नहीं होते कि एक हफ्ते में एक बुक पढ़ ली, सुना होगा भाई, आप वो पॉडकास्ट भी देखते होंगे तो एक हफ्ते में मैं एक बुक पढ़ लेता हूँ, कैसे पॉसिबल? विवेकानंद जी वैसे थोड़ा ना पढ़ते थे, वो ऐसे पढ़ते थे। स्किल्स, वो भी इंसान ही थे ना, ठीक है नहीं थे? हाँ। इंसान ही थे भाई, भगवान थोड़ी ना थे। तो स्किल्स डेवलप करिए ना। आपने देखा ना बहुत सारे हैवी स्किल्स भाई पत्थरों को एक बार में एक चोट में तोड़ देते हैं, वो स्किल्स डेवलप करते हैं ना। तो अपने आप में भाई टाइम है, करो स्किल्स डेवलप करो, हो जाएगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस रीडिंग स्किल्स पे फोकस करो, जो पढ़ रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल्स फोकस करो तो आपको कंसेप्ट भी सुधरेंगे। पहले तो कंसेप्ट पढ़ लो, जो आपके कंसेप्ट है उनको बेहतर कर लो, टॉपिक पढ़ लो, फिर रीडिंग स्किल्स पे काम करो। फटाफट टॉपिक ही नहीं आता, फिर रीडिंग स्किल्स किस काम की? टाइम कम देने की कोशिश करो तो वो ऐसे ही होगा रीडिंग स्किल्स सुधारने का। और कोई क्वेश्चन? सेटिस्फाई हो कि नहीं हो? पूछ मुझे लो, लग तो नहीं रहा है, कुछ और है, बताइए। अरे पूछ लो। संकोच मत करो। बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है ना, फिर मतलब जैसे कि अपन देखो रीडिंग कर रहे हैं, मतलब तो फिर रीडिंग कर रही तो अपन उस टाइम पर तो मतलब उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में मतलब जिस टाइम पढ़ेंगे ना उस चीज़ को, उस टाइम पे ऐसा लगेगा अपन दिमाग में फिक्स हो गई है। पर जब फिर उसको टेस्ट देने जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पढ़ा हुआ तो है, मतलब 90% पर 10% श्योर होते हैं उसके अंदर। तो इससे में बस वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस बार मतलब मैं इस बार अटेम्प्ट दिया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था ये क्वेश्चन मैंने पढ़े सब सारे हैं, पर ऐसा लग रहा था मतलब कि सब खिचड़ी हो जाता है, सब खिचड़ी हो गई। हाँ, तो ये सबके साथ समस्या है, आपकी नहीं है। इसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो? कोई बायोलॉजी है, उसमें देखो टर्मिनोलॉजी बहुत टिपिकल होती है, ऐसी होती है जो जवान से बोली भी नहीं आती, बहुत सी तो बोलने में भी दिक्कत आती है। तो आप लिखने की कोशिश करो जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि वीक है। जो टर्म भाई बायोलॉजी में ज़्यादा सारे टर्म्स ही तो आती हैं कि भाई ये टर्म का क्या मतलब है, ये टर्म का क्या मतलब है, तो उनको लिखने की कोशिश करो। आपकी कमजोरी आपको सुधारना, उसको कैसे बेटर बनाना। और प्रॉब्लम को पहले, एक बात है, प्रॉब्लम की तरह मत देखो। जैसे आप जिस जूते में पैर रखते हैं ना, तो आपको समस्या समझ में आती है, आप निकल जाओ ना जूते से। कोई दूसरा, जैसे मैं आपसे बोलता यार मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता, तो आपके पास 100 आंसर होते हैं उसके, पर वो आपकी प्रॉब्लम है ना, तो आप उसको जज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो, सॉल्यूशन देखो। जीवन में बहुत सारी समस्या आएंगी ऐसी, तो हमें क्या करना है, उससे दूर हटके उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं देखना, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना। अब जैसे आप पहले ये एनालिसिस करो किस सब्जेक्ट में आपको ये समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। भाई टॉपिक होंगे ना, जैसे मान लो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 2 टॉपिक है, जूलॉजी और बॉटनी है। तो जूलॉजी के कौन से टॉपिक में आपको ये समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, या बॉटनी के किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, उस टॉपिक को रिवाइज करो। जब आप 1 से 3 बार पढ़ लेंगे उसको, तो फिर वो आपको छप जाएगा दिमाग में, फिर आपको खिचड़ी नहीं होगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। होता क्या है ना कि जब हम सिलेबस को कम बार रिवीजन करते हैं और पूरा सिलेबस कर लिया, जैसे मान लो मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा 4 बार, कुछ भी पूछ लो नींद में, 2 की टेबल सुना सकते हो ना? क्यों सुना सकते हो? कई बार रिवाइज किया, नींद में ही बोलो ना 2 3 या कितने हो, तो एक से मम्मी परेशान मत करो। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करिए उसकी, आज तक करते आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी जाती है ना, 2 किलो केले 3 रुपए के हैं समझ रहे हैं ना क्यों। और नया सिलेबस है, उसको हमने रिवाइज ज़्यादा नहीं किया। हम क्या करते हैं, जो समस्या जनरली आती है स्टूडेंट्स के साथ, एक टॉपिक हो गया फटाफट से दूसरा, अपना ये रहता जल्द से जल्द सब्जेक्ट खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है। ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मान लो आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, आपने 3 लेक्चर हो चुके हैं, 4था लेक्चर आज ले रहे हो, क्या आपने तीनों लेक्चर रिवाइज करे आज? नहीं करते हैं, नहीं करते। यदि आप 4था लेक्चर लेने से पहले 3 लेक्चर रिवाइज करके फिर 4था लेक्चर लोगे ना, सबसे एक्टिव भी रहोगे क्लास में और सबसे ज़्यादा समझ में भी आएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। 4थे लेक्चर में पहले 3 लेक्चर का यूज होना ही है, तभी 4था लेक्चर बन रहा है वो, समझ रहे हो। तो जैसे आपने रिवीजन करना स्टार्ट किया, आपने 1 यूनिट पढ़ी, अब 1 यूनिट का लास्ट टॉपिक रह गया है, आपने सोचा कल पढ़ूंगा, तो कल लास्ट टॉपिक पढ़ने से पहले आज जो पढ़ा है ना उसका रिवाइज कर। आज जो आपने पढ़ा उसको पढ़ने में आपको लगा 4 घंटे, कल उसी चीज को पढ़ने में आपको 2 घंटे लगेंगे, परसों उसी चीज को पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा। एक टाइम आएगा कि आपको सिर्फ आंखें फेरनी है और रिवीजन हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा था इनिशियली। शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आंखें फेरने वाला कार्यक्रम ही है, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आप बहुत सोचते हो कि यार मैं क्या लिखूं ऐसा जिससे मुझे वो याद रहे। जैसे टेक्निकल होता है, टेक्निकल में फॉर्मूलाज बहुत बच्चे भूलते हैं, कॉन्सेप्ट तो याद है। अब F=ma है फोर्स का फॉर्मूला, तो अब वो याद कैसे रहेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लिख के उसको हाईलाइट कर दिया। जैसे आंखें सबसे अच्छा, आंखें क्या करती हैं, जो हाईलाइटेड चीज होती है उनको जल्दी नजर आती है, हाईलाइट कर दिया F=ma। अच्छा ये फोर्स है, फोर्स मतलब बल होता है, m यानी मास है, ये मतलब एक्सेलरेशन है, सब याद आ गया। इसलिए शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा था। क्लियर हुआ? रिवाइज करो। जैसे मान लो आप 4था लेक्चर यार रिवीजन कर रहे हो, एक टॉपिक का हो गया रिवीजन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो उसी समय। क्वेश्चन करोगे तो आपका टॉपिक रिवाइज होता है यार। आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे और अगर उससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल नहीं करे तो फॉर्मूला भूल जाओगे गारंटी, क्योंकि आपने उसका एप्लीकेशन नहीं किया ना, आपने उसको कहीं अप्लाई नहीं किया। तो दिमाग ट्रैश, जैसे ट्रैश होता है ना मोबाइल में, ट्रैश को रिसाइकल में पटक देता है अनयूज चीज़ों को, ऐसे दिमाग भी है भाई। दिमाग की भी तो एक कैपेसिटी है ना चीज़ों को रखने की। कुछ यादें ऐसी होती है जीवन भर नहीं भूल सकते, होता है कि नहीं होता। और कुछ ऐसी होती है, एक आदमी है जिससे आप मिले, कल भूल जाओगे उसको अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक दूर से देखी लड़की भी याद रहती है भाई, बुरा होना है ना, कि एक लड़की देखी वो बहुत सुंदर लगी थी, अगर आप 5 साल बाद देखोगे यार वही वाली बंदी है ये, ऐसा फील होता है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारे दिमाग के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो दिमाग उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। दिमाग के भी 3 फेज होते हैं, आपको मालूम है ना। एक फेज जो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस और एक होता है डीप कॉन्शियस। डीप कॉन्शियस में जो चीज़ चली जाती है वो रिग्रेशन में पहुंच जाती है। मतलब आप ये मानिए कि जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कॉन्शियसली कर रहा हूँ, पर जो चीज़ें निकल रही हैं वो सब कॉन्शियस माइंड से निकल रही हैं। और एक डीप कॉन्शियसनेस में चले जाता है। डीप कॉन्शियसनेस जैसे जो मेडिटेशन वगैरह होता है, डीप कॉन्शियसनेस में चले जाता है। बहुत सारे जब सब कॉन्शियस माइंड किसी थॉट को दबाता है तो वो डीप कॉन्शियसनेस में चले जाता है। जैसे मान लीजिए आपके मन में किसी के लिए कुछ गलत विचार आया, कॉन्शियसनेस तो आप नहीं बोलोगे, फिर वो कहाँ आ जाएंगे, सब कॉन्शियस माइंड में। आप नींद में बड़बड़ा सकते हो वो बात, बड़बड़ा देते हो कभी कभी। जैसे मान लीजिए घर में हमें गंदी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, गाली वगैरह करना हम नहीं बकते जनरली मम्मी पापा के सामने। नींद में तो छुटमा चलती है होता है कि नहीं होता भाई? क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में उस समय हमारा कंट्रोल नहीं है, और किसी थॉट को हम ज़्यादा दबाते हैं तो वो कहाँ चले जाती है वो। जैसे फेलियर है ना, कि डीएनए में बस जाता है। जब आप बार बार फेल होते हैं तो हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम फेल ही हैं, हम पास हो ही नहीं सकते। और अपने आप को एक्टिव रखेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। गलती कहाँ कर रहे हो, सबसे पहले तो कॉज ढूंढो, गलती कहाँ है, क्या समस्या है। भाई पानी आपने ऊपर से छोड़ा तो नीचे जाएगा ना, नेचर्स लॉ है, पोटेंशियल एनर्जी है उसमें, ऊंचाई पे है तो। अब वो ऊपर से ऊपर ही चले गया तो कहाँ गलती हो रही है, कॉज ढूंढो, गलती कहाँ आ रही है, समझ आ रहा है। एनालिसिस करो,
एग्जाम इसलिए तो बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे, भाई इस टॉपिक में हमें समस्या है। मेरा वो टॉपिक क्यों रह गया, क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिए थे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो गलतियाँ करते हैं यही करते, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ भाई, और कोई टॉपिक अपन किस चीज की तैयारी करते हैं? अपन तो नहीं करते हम तो रेल चलाते हैं बढ़िया है। आप सोते हो जाते हो ट्रेन में, वो हमारी वजह से जा रहा है, ये मान लो आप। गाड़ी चल रही है 110 की स्पीड से, हमारी वजह से चल रही है। सर आज की जो यूथ की जो मेन प्रॉब्लम है वो है ओवर थिंकिंग। जो जैसे आपने जो डीप कॉन्शियस माइंड की बात करी, उसको मेन जो अपन ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं बिल्कुल सिर्फ कर डीप कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके। उसके लिए अपन को मेडिटेशन करना पड़ेगा, बहुत सब कुछ जरूरी है, करना मैं भी पड़ेगा। करता हूँ। बट आज के यूथ नहीं करते। देखिए इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव हो मेडिटेशन के अलावा जो किया जा सकता है वो कर क्या हो सकते हैं, सकता है? एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए माइंड को स्टेबल करना है सबसे इम्पोर्टेंट। स्टेबल कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन। क्यों इंडिया को गुरु कहा जाता है मेडिटेशन के मामले में? इंडिया को गुरु क्यों कहा जाता है? तो मेडिटेशन अपने यहाँ से ही जाना हुआ है, ठीक है। अपने जो आप हमारे ऋषि मुनि जो थे, अपना अर्थ को जो आपने जोग्राफी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जो ऋषि मुनि थे, जैसे सुश्रुत थे, ठीक है, जिनने जो पुराने ऋषि, जिनने आयुर्वेद की रचनाएं करी हैं, जो वेदों की रचनाएं करी हैं, वो कहाँ से आया उनके पास नॉलेज? डीप मेडिटेशन। इतनी पावर होती है मेडिटेशन में कि आपकी बॉडी वहीं रहेगी और आप कहीं और ट्रेवल कर रहे होंगे। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जब डीप मेडिटेशन किया था, मुझे ये लग रहा था कि मैं उठूंगा कैसे। बात समझ में आ रही है? क्या होता था, मैं पहले सहज समाधि एक कोर्स था आर्ट ऑफ लिविंग का, मैं ये नहीं कह रहा सब करो, मैंने किया था आज से 8-9 साल पहले। वो एक प्रोसीजर फॉलो करवाते हैं, उससे आप समाधि में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं गया 10 मिनट मेडिटेशन, आप 3 मिनट नहीं बैठ सकते यहाँ पे। मैं देखो आपके दिमाग इतना चालाक होता है, इसको अभी आपको एग्जांपल देके दिखा सकता हूँ। सब अपनी आंखें बंद करिए, एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं। सब अपनी आंखें बंद करिए, सब अपनी आंखें बंद करिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि नाचता हुआ बंदर किसी को नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? बंदर जिसके सर पे लाल टोपी है और वो नाच रहा है। चलिए आंखें खोल लीजिए, क्या दिख रहा था? वही बंदर दिख रहा था, जिसके सर पे लाल टोपी है और नाचता हुआ दिख रहा था। क्यों? मन बहुत चंचल है। अच्छा, लोग मेडिटेशन में पता क्या गलती करते हैं? अब चलो मेडिटेशन की क्लास नहीं है, इन्हीं अपन जो बात कर रहे हैं। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो समस्या है ना 90% सॉल्व हो जाएगी यदि आप मेडिटेशन चालू कर दें। मेडिटेशन 8 दिन में 2-3 बार करता हूँ। कुछ नहीं होगा उससे। फिर मतलब ऐसा कुछ सोचता नहीं है होगा क्या उससे। होगा इससे मेडिटेशन से, तो फिर बंद कर मैं देता आपको हूँ। बताता हूँ क्या होगा। आप मेडिटेशन कैसे करते हैं? मतलब ऐसे 5:30 या 6 बजे उठ के अरे वो छोड़ो, चले जाता हूँ। मैं अभी करके आया हूँ मेडिटेशन। हाँ, तो 11:30 बजे छत पे चले जाता हूँ और बस मतलब कैसे कि वो कॉन्सेंट्रेट कैसे म्यूजिक वगैरह आते हैं उनको कर लेता हूँ और एकदम वो सांस को लेता हूँ, छोड़ता हूँ। मैं कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। सर जैसे कि मैं अभी मेरा 3rd अटेम्प्ट है ना यूपीएससी का, तो मेरा मन कभी ऐसा करता है कि अपन को सर्विस देखनी, डाटा भी अपन देखते कि 80% अपना इंडिया का यूथ ये कर रहा है, तो अपन इसमें क्यों जाएँ? अपनी कंट्री डेवलप कब होगी? अपन सब गवर्नमेंट में ट्राई करेंगे तो ऐसा कुछ, फिर ये भी सोचने में आता है। फिर मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मेडिटेशन भी, मतलब अभी बाहर घूमने गया था तो मेडिटेशन छूट गया था बीच में, मेडिटेशन भी करता हूँ। अगर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर दुखने लग जाता है मेरा, मतलब मैं चाहता हूँ पढ़ना, मतलब 1st अटेम्प्ट मेरा अच्छा मतलब गया, मैंने बहुत मेहनत करी, मैं करने की सोचा। 2nd में मैंने बहुत ट्राई मारा, 3rd में अब मतलब जब बैठने लगता हूँ ना तो मेरा सर मतलब मान चलो सर मतलब दुखने लग जाता है, मन नहीं लगता पढ़ने में। मतलब क्यों कर रहे हैं? मतलब कुछ दूसरा पे अपन कुछ अल्टरनेटिव है कि इसके पीछे रीज़न हमारा खुद का ही है, क्योंकि सर ये क्या करता है, मैंने इसको बहुत ऑब्जर्व करा है और जो ये करता है वो गलती मैं नहीं करना चाहती। मैं बहुत चीज़ों को डेवलप करी इसको देख के कि ये सिर्फ लेक्चर्स देखेगा। नहीं, मैं वो पहले वो सिर्फ एक सेकेंड, वो सिर्फ लेक्चर्स देखेगा, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा। वो 1 घंटे में 10 घंटे की लेक्चर्स लेने की ताकत रखते हैं और मैं 1 घंटे में, मैं अगर 24 घंटे में 10 घंटे के लेक्चर भी लेगा और मैं 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे लेक्चर्स ले सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। दिमाग जो है ना घड़ी की तरह,
आप उसको भरते रहोगे तो एक टाइम आएगा, क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। जो ये बोल रही है, अगर इन्हें जो ऑब्जर्व किया, क्या आप करते हैं सर? हाँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ऐसा ही था, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने में। सेकंड अटेम्प्ट में मान के चलो लास्ट के जो 15 दिन थे उसमें मैंने लेक्चर देखे, क्योंकि मैं इच्छा ही नहीं होती पढ़ने क्या पढ़े, तो लेक्चर ही देख लो, कम से कम कुछ तो याद होगा सर। देखो मैं आपको वही अभी मैंने स्टार्टिंग से वही बात करी कि सिर्फ लेक्चर देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लेक्चर देखकर नोट्स बनाते हो? हाँ, नोट्स बनाते हो, उस नोट्स को वापस कितनी बार पढ़ाया? जैसे कि मान के चलो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, जिसके मैंने 3-4 बार पढ़े। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए हैं? कुछ लगाए हैं, ऐसे पूरे नहीं लगाए, 30% मान के चलो। तो 30% से आपका सिलेबस कंप्लीट मान सकते हैं? नहीं। फिर आपको कैसे पता पड़ेगा ज्योग्राफी में आप किस टॉपिक में, ज्योग्राफी के किस टॉपिक में आपको इशू आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है, कैसे पता पड़ेगा? इसके साथ बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मैं इसको बताती भी हूँ क्योंकि मैंने भी एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो मेरी गलतियाँ थी, मैंने एनालाइज करा, मैंने 1 साल का टाइम लिया कि मेरे को करना है तो तरीके से करना है, वरना हंसी मजाक में नहीं करना है। ये क्या करता है, टॉपिक इसने पढ़ा, क्वेश्चंस नहीं लगाएगा ये, और कोई भी टॉपिक होता है वो दूसरे सब्जेक्ट से लिंक्ड होता है, उसका एप्लीकेशन होता है, पर वो चीज़ नहीं करता। क्या नाम बताया था आपने? शिवानी। शिवानी। क्या बोला शिवानी ने अभी, आपने सुना? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, वो नहीं निकला क्योंकि मेरी गलतियाँ थी। वो गलती किसने एनालिसिस करी? शिवानी ने खुद। आपकी गलतियाँ आपको कोई और नहीं बताएगा। मैं नहीं चाहता आपका सिलेक्शन हो कलेक्टर में बैठ, भाई मैं तो चाहूँगा, लेकिन एक जनरली आपके साथ वाला तो नहीं चाहेगा। तो आपकी गलतियाँ आपके अलावा कोई और नहीं बता सकता। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठ रहे हैं और लेक्चर के लिए आपने मोबाइल खोला, एक आपके पास टैब आया, कोई नोटिफिकेशन आया, आपने उसको खोला, आप सीधे यूट्यूब पर पहुंच गए। आपका मन क्या कह रहा है? पढ़ ले। और चंचल दिमाग क्या कह रहा है? चलने दे। समझ में आ रहा है? अभी बोला ना ऐसे बंधन ना चला था, आपका मन कह रहा था कि आपको नहीं देखना है ऐसा, पर चंचल माइंड जो था वो क्या कह रहा है? देखा भाई, समझ रहे हो? या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो अपनी सोल है, जो भगवान है, जो जैसे भगवत गीता में कहा गया भगवान ने कि हर आत्मा में परमात्मा है, मतलब जो भी है उसमें मैं हूँ, वो जो आपके अंदर है, जो आपका माइंड है। और ये कोई चंचलता वाला माइंड बोल लो या मन बोल लो जो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, उसको रोकना है आपको। जैसे मान लो आप बोल रहे हो सर दुखने लगता है, आप टारगेट बनाओ। इकिगाई सुना है आपने? है ना? तो जैपनीज है ना, एक बहुत अच्छा है ना प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये करते हैं कि 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे या 55 मिनट का एक टारगेट बनाते हैं, ठीक है? और टारगेट के 55 मिनट पढ़ना है बस, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 55 मिनट पढ़ेंगे। आपसे 55 नहीं हो रहा, 30 मिनट का ले लो, 30 मिनट पढ़ना है, पर तब तक कुछ और नहीं देखना। अब जैसे आपने कहा कि मेरा सर दुख रहा है, उस सर क्यों दुख रहा है? क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने। जैसे आपसे शाम को 6 बजे बोलूँ सो जाओ, आप सो पाओगे? जनरल आदमी, नेचुरल आदमी नहीं सो पाएगा। मेरे से बोलो नहीं सो पाऊंगा, आप सो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए, बट आप जैसे मान लो एक नॉर्मल आदमी, वो नहीं सो पाएगा क्योंकि उसका टाइमिंग नहीं हुआ है, उसका मन नहीं कहेगा सोने का, और जब उसको सुला देंगे तो क्या होगा, वो आँख बंद करके पड़ा रहेगा, पर वो सोएगा नहीं। ऐसे ही होता है जैसे अपना मन नहीं है पढ़ने का। तो पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? उसकी लाइफ बहुत कम होती है, छोटा होता है, बहुत कम होती है मोटिवेशन की। आज आप मोटिवेशनल, आपने किसी ने लेक्चर दिया या कोई आपने वीडियो देखा, अरे आज तो मैं जैसे आज ही निकाल दूँ, और आज आपने क्या किया, 10 घंटे पढ़ लिए, कल आपने तथा ही नहीं बची किताब आज नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसा भी नहीं करना है भाई, जुल्म नहीं करना है, पेन लेना है। पत्थर को तोड़ते तब वो भगवान बनता है, जब वो पेन झेलते हैं, छेनी हथौड़ी पड़ती है, या तो बिखर जाएगा, और नहीं बिखरा तो पूजने योग्य हो जाएगा, मालाएं डालेंगे, तिलक लाएंगे, नारियल फूलेंगे, सब काम होंगे। तो अब इतना भी छेनी हथौड़ी नहीं मारना है कि अपन बिखर जाए, बट अपन को निखरना तो जरूरी है, उसके लिए लेना तो पड़ेगा पेन को। और अभी बात कर रहे थे अपन मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन का आप सिंपल एक रोज सुबह करो, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट करो, 5 मिनट करो। करना कैसे है? नहाए धोए, पूजा घर है अपने घर में, पूजा घर में बैठ सकते हैं ना 10 मिनट।
अगरबत्ती लगाए, भाई ये समझ लो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं, ध्यान रखना, बट भगवान है इस जो पॉजिटिविटी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर मिल जाए बढ़िया है तो चिंता मत कर, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें पढ़ ले, तो यार मोटिवेशन आया ना, तो भगवान से मोटिवेशन ले लो भाई। भगवान नहीं तो छत पे आके बैठ जाओ, जैसे आप बोल रहे छत पे बैठ जाओ। तो हमें जब हम क्या कहते हैं ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि कोई थॉट नहीं आए, हमें ये कुछ सोचना ही नहीं है, शून्य में जाना है। जो थॉट आ रहे हैं आन दो। ये बहुत सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। आप मन में उच्चारण दो ओम का, लंबी गहरी सांस दो, ओम का उच्चारण करो और बैठ जाओ। बस सिर्फ ये इस बात का ध्यान रखो, कंटिन्यूस थॉट तो नहीं आ रहा है, थॉट्स जो आ रहे हैं उनको आन दो, फ्री छोड़ दो माइंड को। तो दौड़ कितना दौड़ सकता है, और लेकिन कैसा, जैसे कंटिन्यूस थॉट कैसे कि मैं आपसे मिला, अरे सर से मिला, थॉट आते हैं ना, सर से अपन बात कर रहे हैं, फिर सर के साथ चाय पीने चले गए, सुट्टा मारने चले गए, जनरल थॉट आ रहा है यार, बुक्स लेने चले गए, समझ रहे हो? तो कंटिन्यूस थॉट्स नहीं आने चाहिए। जैसे कंटिन्यूस थॉट आना स्टार्ट हो जाए, एक और लंबी गहरी सांस लो, उनका उच्चारण करो, मन में बैठ जाए चुपचाप। ऐसे करके अगर आप 10-10 मिनट करने लगे ना, तो हुआ क्या है कि आपका माइंड संतुलित होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसा कहोगे वैसा वो करेगा, पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। इधर त्राटक एक क्रिया होती है, वो करो। त्राटक सुना होगा, नहीं सुना? दीपक को देखना, दीपक को देखना, वो भी बहुत पावरफुल क्रिया है। त्राटक करो, उससे भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन रात में मत करना, उससे दूसरी चीज़ें जो होती हैं क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करता है। त्राटक जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करता है। रात को मत करना, गुरु के बिना नहीं किया जाता। सबसे बड़ी मेडिटेशन, और मेडिटेशन करने का और बड़े तरीका पता है क्या होता है? थकान क्या है? एक मारे और स्प्रिंट मार दो, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, थक गए, आए घर में नहाए दो, बैठ गए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो फील आएगा आपको, तो नाश्ता करो, पढ़ने निकल जाओ। और मोटिवेशन अपन को दूसरे से नहीं लेना है कि मेरे को है ना उस फलाने से सर जैसा बनना है। भाई आप बनो, आप अखंड बनो, आप शिवानी बनो, आप दीपक बनो, जो आप वो बनो। कि हर व्यक्ति में एक अलग क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति का एक अलग सोच होती है। उनको दूसरे से मोटिवेट होना है, दूसरे जैसा नहीं बनना है। हो सकता है उसमें कुछ खामियां हैं, और भाई पॉजिटिविटी हर व्यक्ति में मिलती है। हर व्यक्ति से आप कुछ सीख सकते हो, चोर से भी सीख सकते हो। चोर कितना ज्यादा सतर्क होता है, आपको मालूम है? चोर कब पकड़ा जाता है? जब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। चोर तभी पकड़ा जाता है जब वो बहुत सारी चोरियां कर चुका होता है। पहली चोरी में इतना ज्यादा सतर्क रहता है वो कि अगर चूहा भी होगा ना, उसकी नजर पड़ जाएगी चूहा घूम रहा है। तो पकड़ा कब जाता है? जब वो बहुत से होते हैं उनकी नॉलेज अच्छी होती है, नॉलेज अच्छी होती है, उनकी टेक्निकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, या सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होती है, वो एग्जाम ही निकाल पाते। क्यों? वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट तो आता है ऐसे के क्वेश्चन लगाने, ऐसा नहीं। जो आता है उसको पहले करके निपटा लो, तो उससे एक बर्डन कम हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। जो नहीं आता उसको मालूम करो, या मालूम जो नहीं आता, जो बिल्कुल नहीं आता, नॉलेज ही नहीं है उसकी, उसको पहले कर लो। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे रहते हैं। तो सिलेबस बस कंप्लीट हो जाए जैसे तैसे, तो अपन क्या एक टिक लगाने का आया कि हाँ एक टिक लगा दूंगा मैं। होते हैं ना भाई, टाइम टेबल बनाते हैं, मेरे को 1 महीने में सिलेबस करना है, फिर इसके रिवीजन करना है, फिर न्यूमेरिकल करना है, या उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर टेस्ट सीरीज करनी है, और एग्जाम आ गया। अब होता है क्या, 2 महीने तक सिलेबस हो रहा है, यही होता है मैक्सिमम के साथ। और एक बात और ध्यान रखना, एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना, तो आपका कॉम्पिटिशन मात्र 20% रहता है वहाँ। 70% बच्चे यही होते हैं जो 1 से लेके एंड तक सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होते हैं, और एंड में जाके क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है। सिर्फ 30% कॉम्पिटिशन है आपका। और जैसे मान लो मेंस है, तो मेंस में सब क्लीन है, वहाँ फिर जो एवरेज से बेटर करेगा वो आगे जाएगा। एवरेज से बेटर क्या, स्मार्टनेस जो दिखाएगा। हार्डवर्क सब कर रहे हैं, सब बैल है आज के ज़माने में, जो स्मार्ट वर्क करेगा वो आगे जाएगा। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? एग्जाम पैटर्न, जैसे मेंस में कौन से टॉपिक अभी ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करो ना। लोग क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट आप वहाँ से नंबर ज़्यादा ला सकते हो।
तो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनसे नंबर आसानी से और ज़्यादा आ ज़्यादा सकते सकते हैं, हैं। उसको छोड़ देते हैं और सारा फोकस हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो 9-10 तक पढ़ते आए हैं उसी उसमें पे लगा है। देते हैं, क्योंकि वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, फंस जाते हैं एंड में समय कम मिलता है बाकी सब्जेक्ट को देखने। फिर क्या होता है, ऊपर से चल रहा है या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिए। सर उस टाइम पे होता है ऐसा है कि ना मेरे साथ यही हुआ था कि साइकोलॉजी बन जाती है कि ये सब्जेक्ट बहुत बड़े, इनको करना ही करना है और इम्पोर्टेंट इनको करना ही करना, उसके चक्कर में सीसेट छूट जाता है हो जाता है। और वहीं सिलेक्शन रुक गई। प्री सी सेट में आपको बताऊं मैडम बहुत इजी होता है, अगर आप मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना तो प्री निकालना ही आता है। हाँ और सी सेट मैथ्स है, मैथ्स रीजनिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछी जाती है। एक बार क्या हुआ, जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, मेरे इंजीनियरिंग हो गई, मेरा प्लेसमेंट हो गया 2015 में, बढ़िया प्लेसमेंट हुआ था। मतलब 2015 आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 10 लाख को सॉरी 4.5 लाख का पैकेज मेरे को मिला, 4.5 लाख का पैकेज 10 साल पहले ठीक ठाक पैकेज था। कॉलेज लेवल में हुआ, 2 बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे 180 बच्चों में से। गए अपन, अब गए तो मेरी माता जी नहीं, तो हमारे पिताजी बीमार थे, पिताजी के अलावा कोई नहीं था उस वक्त। अब पिताजी पता पड़ा है पिताजी बीमार हो गए, तो मैं 1 हफ्ते में वहाँ से भाग गया, जॉब छोड़ दी मैंने। अब आप करो क्या, आने को भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत दयनीय स्थिति में था, मैं इसको नहीं सुनाना चाह रहा हूँ, मैं कंडीशन बता रहा हूँ। तो फिर मैंने क्लासेस स्टार्ट करी, भाई नॉलेज थी, बीटेक करा हुआ था उस समय, पढ़ा सकते थे, वो पढ़ाते थे। तो फर्स्ट मेरा जो मुझे इंस्टीट्यूट मिला, समीक्षा इंस्टीट्यूट एक ग्वालियर में है, समीक्षा इंस्टीट्यूट। तो सर आप सी सेट का पढ़ाएंगे, मैंने बिल्कुल पढ़ा रहे पढ़ रखा है, क्योंकि मैं एमटेक क्वालिफाइड था, तो एप्टीट्यूड मेरा अच्छा था। मतलब उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 आई, एमटेक IIT दिल्ली कंडक्ट कराता है। तो पढ़ाया, तो सी सेट के जब क्वेश्चन देखे ना, मैंने यार ये तो यूपीएससी के क्वेश्चन है, लेवल होना चाहिए। तो बड़े इजी क्वेश्चंस। अच्छा आप ऐसे मान लो मैं आपसे बोलूँगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, सॉल्व करोगे, तो वो इजी क्वेश्चन भी आपको टफ मिल जाएगा, फिर साइकोलॉजी मिल जाएगी। हाँ यूपीएससी समझ रहे हो, ऐसा होता था। अभी भी मुझसे बच्चे पूछते थे क्वेश्चन कि सर एक क्वेश्चन है, मैंने बताइए मत क्या में पूछा गया है, क्योंकि मैं नया था, न्यू था। हाँ मैंने किस एग्जाम में आया ये मत बताना, हाँ लिया क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और सर ये तो यूपीएससी में पूछा गया, नहीं बताया क्यों, पहले बताया तो मेरे सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी बिगड़ जाती। मैंने यूपीएससी का अपन तो बनेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। मैंने एक बार क्लास ली, फिर उसके बाद मैंने क्लास ली एमपी एसआई में। मैं था उस समय 23 साल का, लड़के ही होते हैं भाई, आप जैसी एज है, आप हो सकते कम के होंगे। 23 का नया लड़का जिसकी मूछें दाढ़ी में ढंग से नहीं आती थी, और उस क्लास में बैठे थे 28 साल के कांस्टेबल। अब ग्वालियर का माहौल थोड़ा सा क्या उखड़ा टाइप का है, जो मोड़ा आओ पढ़ाते हैं, आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, जो मोड़ा पढ़ाओ हमें बच्चों आओ हम पढ़ाने। हमने गया क्लास में, यार यहाँ तो यार मारने वाले लोग बैठे हैं। अपनी ना दाढ़ी में कुछ बस हाइट ही तो थी और कुछ था ही नहीं अपने पास, नॉलेज थी। मैंने कहा इन सबको बताता हूँ, टीचर होता है। 5 क्वेश्चन लगे, एक नहीं होना किसी से, क्योंकि इंजीनियरिंग के पढ़ के थे मैंने। जो गेट में एप्टीट्यूड पूछा जाता है, एप्टीट्यूड गेट में भी आता है 15 नंबर का, तो उसमें जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है उसका लेवल बहुत अच्छा होता है। पटक दिया उधर ये क्वेश्चन, क्योंकि वो गेट क्वालिफाइड थे, गेट की क्लास ले रही थी। एक से नहीं बना, पूरी क्लास सुन हो गई और फिर जैसा पढ़ा है वैसा पढ़ा, फिर नहीं बोला मोड़ा। तो कॉन्फिडेंस वहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हुआ। कॉन्फिडेंस कैसे, आप ये मत सोचो एग्जाम पढ़ा है होगा नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना हो तुलसीदास जी के बारे में, इसमें जैसे आपने बताया कि मेरे से नहीं हुआ तो किसी, तो इसमें फिर Overconfidence। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, तो फिर एनालिसिस करना स्टार्ट करो, क्यों नहीं हो रहा है। क्वेश्चंस होने चाहिए अपने लिए, अपन दूसरे लिए कहते हैं यार तेरे से ये क्यों नहीं हुआ, ये तो बड़ा इजी था, कर सकता था तू, क्यों नहीं कराया। दूसरे के लिए क्वेश्चंस मत रखो, आप क्वेश्चन अपने लिए बनो। सीजीएल का पेपर दिया नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यार, नहीं हुआ यार, रो रहा है,
ऐसा नहीं करना है। बहुत से होता है डिमोटिवेट हो जाते हैं, एनालिसिस करना स्टार्ट करो। एग्जाम उसी का निकलता है जो एनालिसिस करने लग जाता है। जो अपने आप को पहचान जाता है ना, बस वही भी जीत जाता है। आप अपने आप को पहचान जाओगे ना तो आप जीतना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आप अपनी कमियां जो है उनको आइडेंटिफाई करोगे, उनको बेटर अपने आप को बेटर बनाते पर्सनैलिटी डेवलप करने में लगोगे। फिर आपको कहाँ समस्या आ रही है वहाँ आप काम करोगे। ठीक है भाई। पतंगा बता रहे थे तुलसीदास का। हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा कि एक तुलसीदास जी थे और एक और दास जी थे, उनका नाम भूल गया मैं। सूरदास जी, सूरदास जी नहीं, सूरदास जी नहीं। रैदास, रैदास जी नहीं, पता नहीं, एक दास थे। हाँ 3 दास याद आ गए और मुझे। अच्छे उन्हें छंद लिखे। हाँ। ठीक है, तो उनका नाम भूल गया मैं, पहले बहुत एग्जाम्पल देता था। तो क्या हुआ कि बहुत मूर्ख थे, बहुत मूर्ख थे। तो एक राजा था, वो बहुत जलील, वो अपने मंत्रियों की बैंड बजा देते थे। जैसे कोई शास्त्रार्थ होता था ना कि भाई, तो उसमें बैंड बजा रही थी अपने मंत्री ने कहा इसकी ऐसे लड़के से शादी करवाएंगे ना, ये याद रखेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखा वर्ड ढूंढो, इसलिए राजकुमारी के लिए वर्ड ढूंढो। उन्होंने देखा एक पेड़ पे बैठा एक व्यक्ति है, वो जिस डाल पे बैठा उसी डाल को कर काटने में लगाओ। इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं मिलेगा। काम करते हैं, इसको ले चलते हैं। उससे कहा बेटा तो शादी कराएंगे, तो खुश हो गया। शादी के नाम पे तो पागल भी खुश हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? आप किसी पागल से बोलो शादी करेगा, बोलता है कि नहीं? खुश हो गया। तो मैं कौन से करवाऊँ? राजकुमारी। और खुश हो गया। तो वो मुझसे क्या करेगी? वहीं गई था गोवर्धन साइड, मतलब मथुरा साइड। तो उन्होंने तो एक काम करिए, कुछ भी हो ना मुंह मत बोलियो। ठीक, पर राजकुमारी की एक ही शर्त थी कि शास्त्रार्थ करेंगे, उसके बाद ही वो विवाह करेंगे, नहीं तो वो विवाह नहीं करेंगे। और शास्त्रार्थ में राजकुमारी को हराना है। हमने ठीक, तो राजकुमारी ने शास्त्रार्थ करेंगे। तो मंत्रियों ने कहा पंडित जी का आज मौन व्रत है, पंडित जी आज नहीं बोलेंगे। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, हम उसमें भी कर लेंगे शास्त्रार्थ। तो अब राजकुमारी ने एक उंगली दिखाई। राजकुमारी क्या सोच रही थी कि सबका मालिक एक है। पंडित जी सोच रहे हैं एक उंगली दिखा रही है, ले। तो राजकुमारी सोचने लगी 2 क्यों दिखाई? अच्छा, एक आत्मा और एक परमात्मा। ऐसे करते करते उनका शास्त्र चल रहा है। फिर राजकुमारी ने एंड में कहा पंजा, मतलब ये जो तत्व शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। तो पंडित जी सोच रहे हैं चाटा दिखा रही है, ले। तो उन्होंने कहा ये क्या? अच्छा, फिर राजकुमारी की सोच रही है आंसर कि पंडित जी कहना चाह रहे हैं ये जब 5 तत्व मिल जाते हैं तब शरीर बनता है। पूजनी है, विवाह हो गया, मौन व्रत खुल गया। और जैसे ही मौन व्रत खुला तो भाई बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा भोजन चल रहा था, तो उन्होंने कहा दधी बोल। तो वो दधी भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, उच्चारण उनका सही नहीं। तो रानी को समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ। रानी ने बहुत सुनाया उनको। तो उन्होंने कुछ 3 शब्द बोले थे। तो उन 3 शब्दों को उन्होंने बड़े बड़े उपन्यास लिख दिए थे उन पंडित जी के बाद। 3 शब्दों पे। और उसी के बाद वो उन्होंने रचना बहुत की। ज़्यादा उल्लेखनीय हुआ उसके बाद। उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। तो मैंने कहा जब वो मूर्ख, ऐसे मैं आपको बताऊँ एमटेक का एग्ज़ाम था मेरा और बीटेक बहुत अच्छे से किया था मैंने। तो मेरी शादी थी एक्चुअली। अब 22 नवंबर की शादी थी और 22 जनवरी की शादी थी और 18 जनवरी को एग्ज़ाम था। तो मैंने पढ़ा है नहीं, शादी तैयारी में लगे, अभी तो सपने चल रहे हैं कुछ अलग, कहाँ दिमाग लगेगा पढ़ाई। तो मेरा एक दोस्त बोलता है कि यार चलना, तो वो कहानी याद नहीं है। मैंने बात तो सही कह रहा है, बीटेक तो अच्छे से पढ़ा, एग्ज़ाम दे के आया, मेरे 82% बने मतलब उस दौरान। तो जब वो 3 शब्दों पे वैसा मूर्ख आदमी जो जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहा था, वो उपन्यास बड़े बड़े लिख सकता है, तो हम तो नॉर्मल इंसान है ना,
हम क्यों नहीं कर सकते? मैं सिर्फ एक मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, बट ओनली आई कैन डू दैट, वो वाला थॉट भी अलग चले जाता है। ओनली में अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ये सोचो आप कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं होना है, ये इम्पोर्टेंट। आज का क्रिस्प यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट पूरा करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सिलेबस के साथ साथ। आपने जैसे मान लो एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया ना, एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर, फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाओ। न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको और नई चीज मिलेगी। न्यूमेरिकल लगाते तो ऐसा थोड़ी ना कि सारा सिलेबस से आता है, कुछ अलग भी तो मिलता है। मतलब जब उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हो तो आपको नए टॉपिक भी मिलते हैं कि भाई ये भी एक होना चाहिए, उसको भी लिखो। तो आज की क्लास यही खत्म करें भाई, ये जो सेमिनार था अपना इंटरेक्शन था वो खत्म करते हैं। और कुछ डाउट हो तो बताओ। बस सर मेरा एक दोस्त है, मतलब वो बचौर में रहता है, वो बोला महाराष्ट्र में जाने को बोला था, जैसे कि मान जो विपासना सेंटर जो रहते हैं, विपासना बहुत शानदार जो सेंटर 7 दिन का सेशन होता है, तो मतलब ले लेना चाहिए कि नहीं? मतलब अगर आपको अगर इशू आ रहा है हम्म, तो जाओ विपासना। फर्स्ट फेस करोगे ना अभी तो आप, हाँ। इनिशियल फेस करोगे ना, 10 दिन का रहता है। हाँ 10 दिन का ही होता है, पर उसमें टाइम बहुत चलेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। टाइम क्या, किताब लेके जा सकते हो, मोबाइल नहीं ले जा सकते, उसको ले जा सकते। बट वो जो प्रोसेस है उसको अगर आप रिगरसली मेहनत करोगे ना तो आप अलग पर्सनैलिटी बन के निकलोगे, कंफर्म है। अगर अभी एग्जाम नहीं हो 10 दिन दे सकते हो तो दो। एग्जाम तो मई में ही हो यूपीएससी का, इसका। तो विपासना कब है? ये तो अगले मंथ कर लो, मई में है ना। में। आपके जो पर्सनैलिटी में चेंजेस आप खुद महसूस करोगे। इन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपको मालूम है किसी को? नहीं। विपासना क्या है कि जो बुद्ध मेडिटेशन करते हैं वो वाली प्रोसेस को फॉलो करा जाता है। अच्छा। और वो सेंटर है, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसको आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। फाइनली जब आप वहाँ से निकलते हो तो जो आपका श्रद्धा है, जो आप दान करना चाहते हो वो कर सकते हो। वहाँ आपको खाना रहना सब उनकी तरफ से है। इंदौर में भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, गुना में है, इंदौर में है। तो ऐसी जगह रहता है जहाँ पे बहुत अच्छे से मेडिटेशन कराया जाता है, और 1-2 घंटे मेडिटेशन नहीं होता वहाँ, 8-9 घंटे मेडिटेशन कराया जाता है। अच्छा। 10 दिन में तो 3-4 दिन में तो लोग भाग जाते हैं वहाँ से। मतलब आप ये मानो 30 से 40 मिनट भाग जाएंगे। मेडिटेशन करना है भाई, अपने दिमाग, अपना जो मन है, जो चंचल है, उसको बांधना सीख रहे हो आप वहाँ पे। वो बांध मतलब एक घोड़ा है जो बेलगाम है, उसको लगाम लगा रहे हो। तो अगर आप कोर्स कर लेते हो तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं खुद चाहता था जाना, शादी वादी हो इसके बाद ये सब चीज़ों के बारे में पता रहा, घर वाली जाने नहीं देती। अब घर वाली क्या, 10 दिन आप बिना फ़ोन बिना कांटेक्ट में रहोगे, दिमाग में रहता है। बच्चे भी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनके बारे में भी सोचना है, सब चीज़ें हैं। फिर नौकरी में आ गए तो टाइम नहीं मिलता। 10 दिन की छुट्टी लेने में सोचते हैं विपासना के लिए जाएंगे या घूमने चले जाएँ कहीं इधर उधर, तो और बेटर है। फिर छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं आसानी से। हाँ भाई, आज का सेशन खत्म करें।